कैसे समझे कि भाई जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर तो आप देखें कि आप फॉरेन की तरफ ही देखना शुरू कर दें कि भाई अगर इतना ज्यादा, क्योंकि हाल फिलहाल में तो कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लोगों को उतनी तनख्वाहें भारत में भी ऑफर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कमाई जो है वो ओवरसीज ज्यादा है। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जिसने काम करना है इंडिया के अंदर, वो अपनी ग्रोथ को 1000% भी बढ़ा सकता है अपनी एबिलिटी के, अपने टैलेंट के बिहाफ के ऊपर। लेकिन और कोई भी इंसान अगर काम करना चाहता है वो अपनी कंट्री में भी कर सकता है, लेकिन एक इंसान का, कॉमन मैन का माइंडसेट होता है कि मैं विदेश में जाकर के वहीं जाकर ही काम करूंगा, और वहां जाकर के वो बहुत अच्छा काम भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत भी करता है। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे हम अनस्किल्ड लगा के चलते हैं या स्किल्ड लगा के चलते हैं। अनस्किल्ड के अंदर आप सोचिए कि ट्रक ड्राइवर्स हुए, कुक्स हुए, शेफ्स हुए, उनकी अगर आप मिनिमम वेज इंडिया में देखें, एक ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। लेकिन अगर वही ट्रक ड्राइवर अगर हमारे कनाडा में चला जाता है, यूएस में ट्रक चलाता है, तो वो लगभग 8 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना तक भी कमाता है, $15,000 तक भी कमाता है एक ट्रक ड्राइवर। उनकी जो वेजेस जो है वो 500% नहीं बढ़ती है, उनकी वेजेस बढ़ जाती है 1000%, 10 गुना ज्यादा इनकम कर लेते हैं वो लोग। अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है इंडिया में एक एवरेज सैलरी होती है 40 से 50 हजार रुपए महीना। लेकिन वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में अगर यूएस में काम करता है तो उसकी सैलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए महीना। तो उनका भी 10 टाइम्स होता है, जिसको हम 1000% इंक्रीज बोल सकते हैं हम। तो रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा जिसने काम नहीं करना है वो कनाडा में भी काम नहीं करेगा, अगर चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, वो आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन अगर कोई माइंडसेट से गया है काम करने के, तो हर एक ऑक्यूपेशन को, अगर जैसे हम नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, मैं आई एम द ओनर ऑफ नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो कनाडा की बेसिकली हम मेनली इमिग्रेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम डील करते हैं। तो हमारे यहां पर हमने थाउजेंड्स और थाउजेंड्स लोगों को कनाडा में भेजा है। मोर देन 10,000 लोगों को मैं कनाडा पीआर वीजा पर भेज चुका हूं इन द पास्ट। तो सभी लोगों ने एक अच्छा डिसेंट हाइक लिया है। मेरे मोर देन 80% जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे, वो उन्होंने 500 प्लस की सैलरी के ऊपर ही वहां पर जाके आज उनकी अर्निंग्स है, अगर वो कंपेयर करें अपनी इंडियन अर्निंग्स को लेकर के। माइग्रेशन का आना जाना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी का ब्रेक लेना होता है, किसी के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मेहनत करने वाले के लिए अपनी कंट्री का छोड़ना भी जरूरी नहीं है, और वो किसी भी कंट्री के अंदर जाकर के आगे बढ़ सकता है। तो वडेरा साहब, हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो जाते हैं, उनका तो वर्किंग मॉडल ही कुछ उस तरीके का है कि उनकी कंपनी उन्हें ऑफशोर भेजती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी काफ़ी डिमांड है, और लो एंड वेजेस जो हमने बात की वहाँ पे भी है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा सोच सकता है कि हर टैक्सी ड्राइवर या हर शेफ या हर होटल में काम करने वाला कि चलिए मन हो गया, अब इतना पैसा है तो फॉरेन चल के ही नौकरी क्यों ना की जाए? क्या ये सब इतना आसान है? अमित जी, आप म्यूट पर हैं, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, थोड़ी आवाज में इको था, लेकिन देखते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, दे रही है। नहीं, मैं बोल रहा था स्किल आपको पे करता है, तो अगर आपके पास स्किल है, यू गेट पेड इन इंडिया ऑल्सो अच्छे। और अगर मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी अगर स्किल है तो आपको पे होगा। नाउ अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर ब्लू कलर रोल्स देखते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं, टेक देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, हर जगह पे रोल है, क्योंकि टैलेंट की शॉर्टेज है। मतलब आप देखिए कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, मतलब इन सब कंट्रीज में भी शॉर्टफॉल चल रही है टैलेंट की। और ये कहीं पे ब्लू कलर टैलेंट चाहिए, कहीं पे हेल्थ केयर नर्सेज चाहिए, कहीं पे टेक टैलेंट चाहिए। तो हर जगह टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास स्किल है तो आप मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। और अब आई थिंक कंट्रीज लिबरल भी हो रही हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, वो इनवाइट कर रहे हैं टैलेंटेड लोगों के लिए, टैलेंट मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स को, और अनस्किल्ड या सपोर्ट फंक्शंस वाले रोल्स जो है, मेडिकल में नर्सेज जो है, इन सबको इनवाइट किया जाता है केयर टेकर पॉपुलेशन के लिए। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मिल सकती है, लेकिन सागर श्रीवास्तव, थोड़ा और इस पॉइंट को मैं आगे लेकर पहुंचता हूं कि
मान लीजिए कि 100% की पॉपुलेशन है, तो कितने लोग जाते होंगे? जैसे अभी हम देख रहे थे 18 करोड़ का कुछ प्रवासी भारतीयों का, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये ओवर द इयर्स बिल्ट हुआ होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज कितने लोग जाते हैं हर साल जो अपने स्किल सेट को लेकर, वो किसी भी फील्ड के हों और किसी भी लेवल पे हों, जो फॉरेन में जिन्हें नौकरियां मिल जाती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सारे उपस्थित गणों को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड को हम मिक्स ना करें। हाई स्किल्ड डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है, बट लो स्किल्ड एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में आता है। हमें समझना होगा कि उनके जो उनका सोशल सेटअप है, उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो एक आयाम तक पहुंच चुके हैं और इसके प्राइम विटनेसी और बेनिफिशियरी रहते हैं। और मैं थोड़ा सा दखल इसमें भी दूंगा कि टैक्सी चालक को किसी सर्विस में ना देखा जाए, वो एक एंटरप्रेन्योर की श्रृंखला में है, वो डिवाइड होगा तो इमीडिएटली इनटू 2 में हो जाएगा। वो अभी पहले खुद चलाएगा, उसके बाद दूसरा चलाएगा। अगर हम इसके मानक को देखें तो अभी भी मैं कहूंगा इसका स्टैंडिफिकेशन जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन से जो लोग एक आपके साहब थे जिन्होंने एजुकेशन की और इमिग्रेशन की बात करी, और उसी रास्ते को मैं सबसे पुरजोर दुरुस्त रास्ता मानता हूं। लो स्किल्ड वेजेस में एम्बिग्विटी है, और अगर हम मैं अपने विद्यार्थी जीवन में चला जाऊं और परचेस पावर पैरिटी की बात करूं, जिसका आंकड़ा है 100 रुपया अगर हिंदुस्तान का, तो 350 रुपया उसके क्रम में अमेरिका का या यूरोप का, तो उसके फंसने में बहुत ज्यादा केंद्र रहेगा। आप अगर हाई स्किल्ड में जाते हैं तो आपके पास जोड़ जाड़ के खर्च करने के बाद भी जोड़ जाड़ के एक अच्छा पैसा बच जाता है। लो स्किल्ड में जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा सुरक्षित मापदंड पे नहीं है। अब आ जाते हैं कि कितना आंकड़ा जा रहा है। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा जा रहा है। ये इसी बात से तय होता है कि हमारे महानगरों में जितने माइग्रेशन नहीं हो रहा, उतने हमारे विदेशों में माइग्रेशन हो जा रहा है। लेकिन शहरों और देशों में विभिन्नता साक्षात देखना जरूरी है। अमेरिका अनुमन तौर पे अभी तो लो स्किल्ड पे बुला रहा, लेकिन अनुमतन तौर पे वो हाई स्किल्ड पे बुलाता है। ब्रेक्सिट अपने आप को खुद मना करता है, बहुत ज्यादा पलायन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता है ब्रिटानिया। बाकी जीसीसी कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, यूएई की बात करेंगे, बहरीन की बात करेंगे, कुवैत की बात करेंगे, तो हम श्रीलंकन बांग्लादेशों के साथ हम भी कंपीट हो रहे हैं। हम उनके नव निर्माण, उनके सृजन में हमारा पूरा पुरजोर हमारा हाथ है। बट हाँ, शिक्षा पद्धति में जो पलायन हो रहा है वही आने वाले दौर में सुरक्षित है, कंज्यूमल है, रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है। राजीव अरोड़ा जी, अभी थोड़ा सा टच किया श्रीवास्तव जी ने उस पॉइंट को कि जब आप फॉरेन जा रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं 500% की हाइक, कहीं 300% की हाइक, लेकिन ये सारे ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं, यूएई को ले लीजिए या फॉर एग्जांपल अमेरिका भी ले लीजिए, कि वहां के फिर रहन सहन खर्चे वो भी उसी लेवल के हैं। तो जो कुल जमा आपके पास बचता है, क्या वो इतना सिग्निफिकेंट होता है, या फिर ये है कि ठीक है आपको इनकम तो हाई दिख रहे हैं लेकिन वो इस एक्सपेंसेस के हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया इसके ऊपर। तो मेरा इसके ऊपर मानना है कि देखो, इंसान का जो माइंड है ना, वो परसेंटेज के ऊपर काम करता है। हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे जितने खर्चे यहाँ पर हैं, वहां पर भी उसी हिसाब से अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा हैं। मैं मान सकता हूं कि हमारी वहां पर अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आप समझ के चलिए, एक वर्कर इंडिया के अंदर मिनिमम वेज है 21,000 रुपए का। अगर मिनिमम वेज इंडिया में कोई 21,000 कमाता है तो आने वाले 1 साल के अंदर वो क्या सेविंग कर पाएगा? 21,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए 1 साल का कमाता है, तो उसकी सेविंग क्या होगी? 15,000 रुपए उसका खर्च हो जाएगा, 5,000 रुपए सेव करेगा हर महीने। अगर सेम खाने पीने के साथ में, सेम उसकी लिविंग कॉस्ट के साथ, अगर वो कनाडा में रहता है या यूएस के अंदर रहता है, तो यूएस का और कनाडा का जो मिनिमम वेज है वो हमारा है $16 पर आवर, जो कि लगभग 1,60,000 रुपया इंडिया का बनता है। 1,60,000 इंडिया के इनकम करने के बाद अगर वो 80,000 रुपए खर्च कर लेता है, 50% या 75% खर्च करता है, तो फिर भी वो 40,000 रुपए महीना सेव कर सकता है, जो कि इंडिया की उसकी इनकम से डबल है। जो इंडिया में रहते हुए वो 1 साल में सेविंग करेगा, वो सेम टू सेम सेविंग, इक्वल सेविंग वो 1 महीने में भी कर सकता है, 2 महीने में भी कर सकता है। ये डिफरेंस है इंडिया के मिनिमम वेज में और कनाडा के मिनिमम वेज के अंदर। तो एक्सपेंसेस जो है वो तो आपके खुद के हाथ में होते हैं कि आप कितना खर्च करेंगे। तो आप इंडिया में है
तब भी आप अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर सकते हैं। आप कनाडा में हैं तब भी अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव करने के ऊपर आते हैं, बेसिक जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो कनाडा में या यूएसए के जो मिनिमम वेज के ऊपर जो आप इनकम करेंगे वो आप इंडिया के कंपैरेटिवली 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं या 20 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। ठीक है वडेरा साहब, तो जो कन्वेंशनल कैटेगरी है जिनकी हमने बात की, अभी हम आपसे और बात करेंगे कि किन लोगों की डिमांड है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई टेक्निकल लोगों की डिमांड है या मेडिकल फील्ड के लोगों की डिमांड है या नीचे लेवल पे जैसा हमने कहा कि ड्राइवर्स की डिमांड है या होटल में जो काम कर रहे हैं उनकी डिमांड है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। क्या उनके लिए कोई मौके होते हैं वहां जाने के? सॉरी मैं मिस कर गया आपका लास्ट। अमित जी, मैं कह रहा हूं कि कुछ तो स्किल सेट हमें पता है जिनकी खूब डिमांड है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल वाले हो गए, मेडिकल वाले हो गए, नीचे में आपने बात कर लिया कि ड्राइवर्स हो गए या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट वाले हो गए, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा तबका है। क्या उधर उस तरह के लोगों की कोई डिमांड होती है? डेफिनेटली होती है। देखो अगर आप देखें जैसे जीसीसी कंट्रीज जो है वहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप स्टडी करें लास्ट 2 साल में इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया है। और जीसीसी कंट्रीज अब पूरा फोकस जो है वो ऑयल से रिमूव करके और बहुत सी चीज़ों में डाल रहे हैं। जैसे स्टार्टअप या टेक जो है वो यूएई, दुबई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। कई जगह पे कहा जा रहा है कि न्यू सिलिकॉन वैली बन रही है। तो बहुत ही टेक और हेल्थ केयर के सिवाय बहुत रोल्स की डिमांड बढ़ रही है। सेल्स रोल्स की डिमांड बढ़ रही है, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल मॉडलिंग जो फाइनेंस रिलेटेड है, कंप्लायंस रिस्क की डिमांड बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, आईटी ऑडिटर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो काफ़ी जो मिडिल लेयर है उनकी भी डिमांड बढ़ रही है, जो नॉन टेक है, जो नॉन हेल्थ केयर रोल्स है। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक अहम सवाल सागर श्रीवास्तव आपसे कि देखिए आप चाहे अमेरिका जाएं, चाहे यूएई जाएं, चाहे मिडिल ईस्ट जाएं, लेकिन जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है शायद हर लेवल पे ही वो अंग्रेजी भाषा में है। तो मिडिल लेवल, अपर लेवल या लोअर मिडिल लेवल पे भी आपको कम्युनिकेशन तो करनी ही पड़ती है। तो क्या ऐसे में इंग्लिश का महत्व थोड़ा और ज्यादा पड़ जाएगा? जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनके लिए एक फायदा है, एडिटिव एडवांटेज है? इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जिसने अंग्रेजी में पढ़ाई करी है उसके लिए तो मूलभूत बहुत ज़्यादा वेवर्स भी हैं। रही बात जो अंग्रेजी की मतलब प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही चुंबकीय और बहुत ही आकर्षित अंग्रेजी बोलनी है। आपकी सामान्य सूझबूझ और सहज आपका माध्यम शैली, अगर वो अंग्रेजी में उसको अगर बहुत ज़्यादा आप रचनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं भी देख रहे हैं और हफ्ते 10 दिन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट बिकम्स एन हिंडरेंस टू एनीवन। हम देख भी रहे हैं कि इतनी संख्या अगर जा रहे हैं तो वो लोग वहाँ के इमिग्रेशन के कानून, वहाँ के लेबर के कानून और सारी चीज़ों को साक्षर करके जा रहे हैं। और उसमें इंग्लिश का भी एक भूमिका है। और जितना ये इंग्लिश को भहुआ बनाया जा रहा है उतना इसका ये तो कोई मानक नहीं है। लेकिन हाँ, अंग्रेजी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसको 7 से 8 दिन के सामान्य बोध में वो किया जा सकता है। उतने वही मैंने समझा कि उतनी कम्युनिकेशन के लिए, ये नहीं कि किसी की एकदम फर्राटेदार हो और एक्सेंट वाली अंग्रेजी हो, लेकिन जितना कम्युनिकेशन के लिए चाहिए कि क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। एडिटिव एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा को और बढ़ाएंगे कि अब अगर मान लीजिए सब कुछ इतना अच्छा है और इस तरह से ग्लोबल डिमांड बन रही है, तो फिर उसमें और कौन से स्किल सेट के लिए मौके बन रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि भाई मुझे भी जाना है, फॉरेन में नौकरी करनी है, मैं आईटी में तो नहीं हूं, मैं मेडिकल में भी नहीं हूं, तो क्या कोई मौका बनता है किसी के लिए? ये सारे सवालों का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा